थैंक यू। थैंक यू रूपल मैडम, थैंक यू। स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हम हर दिन ओके, मेरी आवाज नहीं आ रही है? अभी आ रही है? ओके ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोगों का आज की आरबीसी मीटिंग में स्वागत है। जिस तरीके से ये लॉकडाउन के पश्चात प्रोफेसर वसुपाल सर डीएक्सएन आरबीसी लीडरशिप सिस्टम में जो ये आरबीसी यूट्यूब चैनल और कई तरीके मीटिंग्स और पूरी तरीके वेबिनार और हमारे लिए जो ट्रेनिंग सब कई तरीके के अलग अलग स्टेट्स के पूरे इंडिया से कई सक्सेस स्टोरियों को लेकर आने के लिए आज एक बहुत ही खास व्यक्ति का मैं इंट्रोडक्शन हो रहा है कि मैं आज मेरे बड़े भाई साहब, मेरे बड़े बंधु, मेरे बड़ा उनको आज मैं आरबीसी चैनल पर प्रोड्यूस कर रहा हूँ। हम लोग देख से आए हैं तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ दर्द और दुख भरी कहानियों के साथ ही इस बिजनेस में जुड़े हुए हैं। सबका अपना अपना अलग स्टोरी है। अगर मैं मेरे भाई की बात करूं, मेरे बड़े भाई हैं, हम जीरो पर दोनों जीरो का है। में जैसे कि हमें इशू हो रहा है। ओके, तो मैं पूना में रहता हूँ रेगुलर से, और भाई में। तो जैसे कि मैं पूना में जब था और मेरे भाई सतारा में है, तो मैं डीएक्सएन ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद सबसे पहले अगर मैंने डीएक्सएन में ज्वाइनिंग किसी की करी होगी और रजिस्ट्रेशन किया होगा तो मेरे बड़े बंधु, मेरे बड़े भाई साहब प्रशांत सालोके जी को मैंने ज्वाइन किया था। दिस इज माय फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डीएक्सएन। बट एक कहते हैं ना कि मैं छोटा भाई था, घर में छोटा हूँ, और छोटा होने के नाते मैं जब भी कुछ बात समझाता तो मेरे बड़े भाई को कभी समझ नहीं आया, बातों को समझ लिया था उनको। पूना में रहते ही इनका बिजनेस है, मैं तो गांव में रहता हूँ। उनका जो स्टोरी है आप वो आज उनसे सुनी, उनकी पूरी पावरफुल मैसेज आपको देना चाहता हूँ। और वो मेरा मैसेज है, आप भी आप अपने कितने नजदीक, मतलब अपने भाई साहब को, अपने घर में किसी को, अपने बहन को, या फिर अपने बहुत नजदीक के रिश्तेदारों को डीएक्शन बताते हैं और वो आपको ना कहते हैं, वो आपको सीरियस नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि ये बिजनेस उतना सीरियस नहीं है, उनको लगता है कि मैं ये बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, और वो निगेटिव लगते हैं हमें। और हम भी कभी कभी हतोत्साहित हो जाते हैं, हम भी कभी कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि मेरा इतना बचपन का फ्रेंड है, मेरा बचपन का दोस्त है, या फिर मेरा सगा भाई है और मेरा रिश्तेदार है, फिर भी मेरे साथ नहीं जुड़ रहा है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ दोस्तों, वो निगेटिव नहीं होते हैं, वो निगेटिव लोग नहीं रहते हैं। वो सिर्फ एक ही बात आपसे पूछना चाहते हैं और आपसे बोलते हैं मन के अंदर से, पहले तू कुछ करके दिखा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। उनको वो एक फेथ चाहिए, उनको एक आत्मविश्वास चाहिए, वो एक कॉन्फिडेंस उनके लिए चाहिए, ताकि उनका एक ही कहना होता है, इनका एक ही मकसद होता है कि पहले तुम कुछ करके दिखाओ। तो यानी वो लोगों को मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि आप मेहनत तो करते हैं, लेकिन वो लोग आपसे जुड़ते नहीं है जो आपके आस पास और खास है, आपके नजदीक है, आपके रिश्तेदार है, आपके भाई हो सकते हैं, आपके बहुत ही अच्छे दोस्त हो सकते हैं। तो उनके लिए मैं आपको मैसेज दे रहा हूँ यहाँ से
कि आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। और यही हुआ। मैं डीएक्सएन पार्ट टाइम किया करता था, इंडस्ट्री में मैं काम करता, डायरेक्ट नेटवर्क इंडस्ट्री जैसे मैं काम करता, बट मैं परमानेंट था जहाँ पे मैं इंडस्ट्री डिफेंस में था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डीआरडीओ में। और जॉब करते हुए मैं पार्ट टाइम इस बिजनेस को कर रहा था। पर जब करता था तो धीरे धीरे मेरी ग्रोथ भी होने लगी, और फिर मेरे जो बोनस चेक बढ़ने लगे, मेरी लाइफस्टाइल चेंज होने लगी, मेरी गाड़ियां चेंज होने लगी। तो फिर मेरे भाई को और मेरी जो भाभी है उनको लगा कि हमें भी ये बिजनेस करना चाहिए, और सुनेंगे हम उन्हीं के द्वारा। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा आज के जो हमारे गेस्ट हैं, और जो आज के जो हमारे लिए जो आरबीसी की डायस पे आए हुए हैं और अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाएंगे, और कुछ जरूर आपके लिए एक अच्छा मैसेज जरूर देंगे। तो उनका नाम है प्रशांत सालुंके एंड शैला सालुंके। प्रशांत सालुंके मूल जो सातारा से बिलोंग करते हैं, महाराष्ट्र में, पुणे से 150 किलोमीटर पर हैं, और सातारा में एक गांव में रहते हैं। और गांव में उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत एक साधारण से शॉप, कई बिजनेस उन्होंने किए, उनसे सुनेंगे हम सारी दास्तान। तो उन्होंने कई बिजनेस किए दोस्तों, अलग अलग तरह के बिजनेस किए, और कई जगह पे भी उनको सक्सेस नहीं मिली, सफलता हासिल नहीं हुई। तो फिर उनको लगा कि अभी आगे क्या करें, और फिर उन्होंने डीएक्सएन को थाम लिया और डीएक्सएन को अच्छे से सीरियसली करना शुरू किया, और आज आपके सामने अपनी सफलता की दास्तान सुनाने के लिए रेडी है। एक सक्सेसफुल है सातारा से, सातारा के स्टॉकिस्ट भी है, और आज सीनियर स्टार डायमंड बने हुए हैं, और साथ ही साथ मलेशिया ट्रिप भी उन्होंने अचीव किया है, मलेशिया क्वालिफायर भी है। और उन्होंने अपनी ही डीएक्सएन के इस बलबूते पर आज पूरी तरीके से अपना खुद का लाइफ बदलते हुए सातारा में अपना खुद का एक अच्छा फ्लैट और एक अपनी खुद की गाड़ी, जो इंडिका गाड़ी पहले ली थी, और अभी दूसरा गाड़ी इस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने हार्ड कैश वर्थ रुपीज 12 लाख, 12 लाख रुपए का हार्ड कैश गाड़ी बुक किया है, जो कि अभी वेटिंग में है। नया गाड़ी है, नया मॉडल वाला गाड़ी है, तो बहुत ही नजदीक है और जल्द से जल्द उनको प्राप्त हो रही है। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं गवाएंगे आपका, और हम हमारे इस आरबीसी चैनल पर स्वागत करते हैं प्रशांत सालुंखे और शैला सालुंखे मैडम का। सो वेलकम प्रशांत सालुंखे और शैला सालुंखे मैडम। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी सफलता की पूरी स्टोरी आज हमारे सभी दर्शकों को, इस सारे व्यूवर्स को बताइए, और एक अच्छा पावरफुल मैसेज के साथ उन लोगों को एक जबरदस्त आपकी स्टोरी से उनको आज लाभान्वित करिए। सो थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं यहाँ मेरी डीएक्सएन की जो लाइफ है, डीएक्सएन में जो मुझे सक्सेस मिला है, आप सबसे मैं ये शेयर करना चाहूँगा। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ अच्छा होने से पहले कुछ बुरा वक्त भी होता है साथ में, और कुछ बुरा वक्त हो जाने के बाद ही अच्छाई का पता चलता है। हमारे घर में भी ऐसा ही कुछ हो रहा था जब मैं डीएक्सएन में नहीं था। तो मेरे घर में ऐसा हो रहा था कि मेरे जो भाई है, अभी आपने जिनसे अभी आपसे जिन्होंने बात की, प्रवीण सालोंगे, जो भी अभी डीएक्सएन में क्राउन डबल ट्रिपल क्राउन डायमंड है, वो डीएक्सएन में आगे बढ़ते जा रहे थे। लेकिन तभी खासी कर हम दोनों ने एक साथ शुरुआत की थी। जैसे अभी उन्होंने कहा कि कुछ करके दिखाओ, ऐसा कुछ, लेकिन वैसा उन्हें लगता होगा, लेकिन मैं मेरा खुद का बताऊंगा। क्योंकि मुझे एमएलएम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पहले से कुछ एमएलएम करने में मेरा रुचि बहुत ही कम था, इसीलिए मैं कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा था। आज मैं यहाँ सबसे पहले मेरी सक्सेस स्टोरी शुरू करने से पहले मुझे आज यहाँ पर जो बोलने के लिए मौका दिया जा रहा है आरबीसी चैनल का, उसके उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे आज यहाँ बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुझे डीएक्सएन में सबसे पहले उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया, डीएक्सएन में मुझे काबिल बनाया है, और काबिल बनने के लिए मेरी जो सहायता की है उन सबका मैं शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले मैं अपनी कंपनी के निर्माणकर्ता डॉक्टर
दातुक डॉक्टर लिम सियोजिन, जिन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया है। और ये कंपनी निर्माण करके हर एक व्यक्ति के जीवन में एक एक हेल्थ, वेल्थ, और जो हमारा कंपनी का मिशन है वो लेके आए हैं कि हर एक व्यक्ति को अपना सपना सच करने का कुछ मौका मिले, खुद का लाइफ चेंज करने का मौका मिले। तो तो उनको मैं तहे दिल से उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमने हमें यहाँ आरवीसी चैनल पर बात करने के लिए, और आरवीसी चैनल आरवीसी चैनल सिस्टम निर्माण करके डीएसएन को एक पर्वत की ऊंचाई पर पहुंचाने वाले अपने सबके गॉडफादर, सबके गॉडफादर जिन्हें कहा जा सकता है डीएक्सन में, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की है, हम सबके मेंटर, हम सबके गुरु वसुपाल सर और डॉक्टर रत्न वसुपाल मैडम, इनका भी मैं यहाँ शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे डीएक्सन करना सिखाया, डीएक्सन में काम कैसे करते हैं, और अपने अंदर, अपने खुद के अंदर कैसे आग लगाई जाती है, कैसे डीएक्सन का काम किया जाता है, कैसे डीएक्सन को कैसे अपने आप को डीएक्सन में डाल दिया जाता है, वो हमें सिखाने वाले, हमें आग लगाने वाले, जिनसे हमें रॉकेट की तरह प्रेरणा मिलती है, वो हमारे क्राउन एम्बेसडर संतोष देवकर सर जी और स्वाति देवकर मैडम, उनका भी मैं इस मंच से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और जिनके कारण मैं डीएक्सन में आया, जिनके कारण डीएक्सन करने में एक प्रेरणा मिली, जिनके कारण डीएक्सन की लाइफ क्या होती है, क्या है डीएक्सन, क्या डीएक्सन की लाइफ है, क्या जिंदगी होती है, क्या एमएलएम होता है, क्या एमएलएम में जिंदगी लोग जी सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, ये सब सिखाने वाले मेरे प्यारे भाई, और उनकी बीवी आरती, उनका भी मैं यहाँ इस मंच से शुक्रगुजार करता हूँ। आज डीएक्सन में जो थोड़ी बहुत सक्सेस मिली हुई है, लेकिन डीएक्सन में सक्सेस मिलने के पहले की जो लाइफ थी वो बहुत ही स्ट्रगल लाइफ थी, और वहाँ पर बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा था मुझे। तब कुछ तब क्या हो रहा था कि डीएक्शन में आने से पहले कुछ सूझ नहीं रहा था, जिंदगी के सामने कुछ अंधारा अंधेरा सा छा गया था, क्योंकि मेरा सबसे पहले, जो भी आदमी अगर अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले उसे एजुकेशन चाहिए, और मेरी गाड़ी वहाँ पे ही मात खा गई थी। मेरा एजुकेशन ठीक तरीके से नहीं हो पा रहा था, नहीं हुआ था, कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ खुद ही मैं अच्छी तरह से नहीं पढ़ पा रहा था, और इसीलिए मेरी पढ़ाई में मुझे बहुत ही दिक्कत हो रही थी, और मेरी पढ़ाई अपने आप ही आ, बीच में ही मेरी पढ़ाई रुक गई। पढ़ाई रुकने के कारण फिर मैंने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, जो हर एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है, जो भी करता है, सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले लोग क्या करके देखते हैं कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा नौकरी करके देखते हैं अपनी लाइफ सेटल करने के लिए। तो मैंने भी अपनी लाइफ सेटल करने के लिए अपने पहला एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, पूना में गया था मैं अपने भाई के यहाँ, वहाँ से मैं
हाँ, फ्रूट क्लिप क्लीनर की जो हम वहाँ फोर क्लिप क्लीनर का मैं वहाँ जॉब करता था। जॉब कुछ वो अच्छा नहीं था। बहुत बड़ा बड़ा ऐसे कुछ उठाना पड़ता था, उसको बांधना पड़ता था, फिर उसको यहाँ से वहाँ लेके जाना, ये सब काम बहुत कठिनाई वाला काम मैं तब किया करता था। लेकिन जैसा हर किसी के साथ होता है वैसे ही मेरे साथ हो गया कि कंपनी का जो वहाँ का काम चल रहा था, एक कंपनी निर्माण करने का, एक कंपनी का प्लान निर्माण करने का वहाँ पे काम चल रहा था। वो काम जैसे ही खत्म हो गया वैसे ही उन्होंने वहाँ जितने भी वर्कर्स थे सबको वहाँ से नौकरी से निकाल दिया, और सबको फिर से एक बार अपनी ज़िंदगी का उनके सामने एक अंधेरा सा, फिर एक बार अंधेरा सा, ज़िंदगी के सामने अंधेरा छा गया। तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ पे बहुत प्रयास करने के बाद भी मुझे दूसरा कोई जॉब नहीं मिला। तो फिर मैं वापस मेरे गांव चला आया। मेरे गांव चले आने के बाद मैं गांव चला आया। गांव चला आने के बाद थोड़ा एक दो महीना यहाँ वहाँ सर्चिंग करता रहा, और सर्चिंग करते करते मुझे पता चला एक स्कूल में एक पियोन का जॉब है। लेकिन उसके लिए एक 70,000 रुपया उनको पहले देना है। तो मैंने पिताजी से बात की इस सिलसिले में कि कुछ ऐसा जॉब है जो परमानेंट भी रहेगा, और मुझे 70,000 रुपये चाहिए करके। तो मेरे पिताजी स्कूल टीचर थे, तो उन्होंने मना नहीं किया। उन्होंने जल्द से जल्द वो पैसे भर के मुझे वो नौकरी तो दे दी। लेकिन कहते हैं कि जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको असलियत का पता चलता है। मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मैं बहुत खुश था कि मुझे एक ढंग की नौकरी तो मिली है। क्योंकि स्कूल में नौकरी करना किसी के लिए भी एक गर्व की बात हो सकती है। चलो, चाहे प्यून की हो, चाहे शिक्षक की हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक नौकरी, एक अच्छी नौकरी मिलना, ये मेरे लिए एक अच्छी बात थी और मैं बहुत खुश था। लेकिन जब मैं वहाँ गया तो वहाँ का मंजर देख के मेरे मेरा जो होश था वो ठिकाने आ गया कि ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा हो सकता है। देखो, एक तो मेरे 70,000 रुपये मैंने उन्हें दे दिए थे। और मैं कहना भी चाहूँगा कि सतारा में जो अभी नाम भी लेना चाहूँगा, गौरी शंकर इंस्टीट्यूट करके है, वो पहले क्या करते थे कि लोगों को ऐसे, जो भी लोग ऐसे फंसे हुए हैं, जो भी लोग ऐसे तकलीफ में हैं, तो उनको नौकरियां ऑफर करते थे। और नौकरियां ऑफर करने के बाद 70,000, 80,000, 1 लाख उनसे ही लेके, उनसे ही ज़मीनियाँ, उनसे ही उनके ज़मीन, उनसे ही उनकी खेती बाड़ी को लेके वहाँ पे उनके कॉलेज बनाना, उनके स्कूल बनाना, और उनको वहाँ पे प्यून की नौकरी देना, उनसे ही पैसा लेना, और उनसे ही वहाँ काम करवाना। और काम क्या करवाना, तो उनको वहाँ पे जो वर्कर नहीं थे, उनको वो बिल्डिंगें बनाने के लिए जो वर्कर रहते हैं, जो हमारे यहाँ सेंटरिंग जॉब कहते हैं। सेंटरिंग जॉब यानी कि क्या, कि जो पड़ा हो वो माल उठाने का, एक साथ मिक्स करने का, और जो भी वहाँ पे कारागिर रहता है उसके हाथ के नीचे काम करने का दिन भर। अरे मैं बोल रहा था कि मैं प्यून की नौकरी के लिए आया हूँ, और ये क्या यहाँ हो रहा है। सुबह दिन में जब मैं काम पे जाता था, दिन में जब जाते हैं आप कभी भी ऐसे दफ्तर में काम करने के लिए, तो सबसे पहले आपको साइन करना पड़ता है कि चलो आज मैं काम पे आ गया करके। लेकिन वहाँ पे काम साइन करना छोड़ो, वहाँ पे जाके मैं साइकिल लगाया तो उसके बाद में वो लोग बोलते थे जाओ वहाँ पे डायरेक्ट काम शुरू कर दो। अरे ये क्या बात हो गई। हाँ, तो ये सब बहुत ही दर्दनाक था कि अभी सुनाने में भी बहुत तकलीफ महसूस कर रहा हूँ। देखो, जब आप खुद का पैसा भर के ऐसा काम करते हैं, दिन में सुबह 10 बजे से लेके शाम 6 बजे तक आपको बैल की तरह पीसा जाता है।
और आपसे आपका पैसे से ही आपको पगार दी जाती है और आपसे ही बैल जैसा काम करवा लिया जाता है। ये सब देख के मैं बहुत दंग रह गया और मैंने एक फैसला कर लिया कि चलो मुझे वो नौकरी नहीं करनी है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ ब्राइट फ्यूचर मिला है, मुझे कुछ आगे जाने बढ़ने का मौका मिला है। लेकिन नहीं, वहाँ पे मेरी किस्मत ने मुझे फिर एक बार मुझे धोखा दिया था और मुझे फिर से आकर वापस पटक दिया था कि तुम फिर से मुझे वापस आके वही जगह पे पटक दिया था। फिर मैंने और एक अपनी किस्मत के साथ कोशिश करनी चाहिए और फिर मैंने मेरे ही घर के साथ में एक मेरा एक एसटीडी बूथ डाल दिया। हाँ, मेरे घर के पास में ही मैंने एसटीडी बूथ डाल दिया। तभी एसटीडी बूथ, क्योंकि तभी क्या हो, तभी बहुत से लोगों के पास, बहुत से क्या, किसी के पास भी मोबाइल नहीं थे। किसी के पास तभी मोबाइल का ज़माना ही नहीं था, क्योंकि लोग जाते थे, कभी भी किसी को कॉल करना होता था तो वो डायरेक्टली ऐसे एसटीडी बूथ पे लाइन लगा के खड़े रहते थे और ये मैं देखता था। और हमारा घर भी रोड के नज़दीक था, चौक में था। इसीलिए मैंने एक निर्णय ले लिया, मैंने एक फैसला किया कि चलो हम एक एसटीडी बूथ जरूर डालेंगे। और मैंने मेरी ज़िंदगी का पहला बिजनेस शुरू कर दिया, उसमें मैंने एसटीडी बूथ को शुरू कर दिया। एसटीडी बूथ शुरू करने के बाद कुछ अच्छे पैसे आने लगे, कुछ ऐसा एक अच्छा इनकम होने लगा। धीरे धीरे बिजनेस भी अच्छी तरह से ग्रो करने लगा। जिस बिजनेस ग्रो करने लगा, पैसे अच्छे आने लगे, तो घर में एक ऐसा माहौल बन गया कि चलो अभी ये कुछ ना कुछ ढंग का कर रहा है तो चलो इसकी शादी क्यों ना कर दी जाए। लेकिन मैं ये जानता था कि ये बिजनेस तो आगे चलने वाला नहीं है। अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुझे फिर से अंधेरा है, मेरे सामने फिर से बहुत ही कठिनाई है। तो अगर मैं मेरा खुद का कुछ नहीं कर सकता तो मैं किसी और की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगा, कैसे मैं उसको संभाल पाऊंगा जिसको जिसको मैं लाने जिसको ये लोग मेरी शादी करके लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं सबको मना करता था कि नहीं, मुझे ज़िंदगी में शादी नहीं करनी है, मुझे कुछ करना है पहले। अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो मुझे शादी नहीं करनी है, क्योंकि मैं जानता था मेरे घर के माहौल के बारे में। इसीलिए मुझे शादी में कोई ही भी रुचि नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना, अगर ईश्वर को मंजूर है कि आपकी शादी हो जानी है तो हो जानी है। कुछ और वैसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद मेरी शादी हो गई और शादी कुछ दिनों बाद ही मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद मेरी जो एसटीडी बूथ जो मैं चलाता था, उस वक्त एसटीडी बूथ में थोड़ा सा कस्टमर कम होते जा रहे थे। क्यों होते जा रहे थे? क्योंकि देखो, अभी पहले एसटीडी बूथ थे, फिर धीरे 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 कॉइन बॉक्स आने लगे। कॉइन बॉक्स आने के बाद अभी कॉइन बॉक्स तो वो कॉइन बॉक्स तो आ गए, तो मैंने एक कॉइन बॉक्स भी लिया था जो कि एसटीडी बूथ के साथ में भी मैं उसको भी मैं चलाता था। धीरे धीरे वो भी बंद हो गया, क्योंकि हर एक आदमी के हाथ में फिर मोबाइल दिखाई देने लगे, क्योंकि हर कोई अपने घर से बात करने लगा। क्योंकि जैसे 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 वक्त बदलता जा रहा था, जैसे जैसे वक्त बदलता जा रहा था, जिंदगी थम रही थी। क्योंकि जिंदगी के साथ बदल नहीं रहे थे, वहीं पे अटके पड़े हुए थे। जिंदगी के साथ बदलना चाहिए था लेकिन नहीं बदल पा रहे थे खुद को। तब मेरी पत्नी मुझसे लगातार बात करती थी और लगातार कोशिश करती रहती थी कि कुछ ढंग का करे, कुछ ढंग का करे, कुछ और करे, कुछ और करे। और ठीक है, वो बोलती थी आपको बिजनेस नहीं करना है, वो बोलती थी कि डिएक्शन करो, डिएक्शन करो, डिएक्शन करो, देखिए आपका भाई आगे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन मेरे दिमाग में एक कीड़ा था कि एमएलएम करना ही नहीं। इसलिए वो फिर भी बोलती थी कि चलो ठीक है, आपको अगर नहीं करना है तो हम किराना स्टोर डाल देंगे। तो हमने फिर एक किराना स्टोर डाल दिया। किराना स्टोर तो हमने शुरू कर दिया। शुरुआत में बहुत अच्छी तरह हमारी शॉप चलती थी, क्योंकि गांव में बहुत कम स्टोर्स थी।
बहुत लोग हमारे स्टोर पे आते थे, बहुत परचेस अच्छी तरह होता था। लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे हर किसी किराना स्टोर की दुकान में होता है, हर किसी किराना स्टोर के मालिक के साथ होता है, वैसे ही हमारे साथ होने लगा। क्योंकि हमारी आमदनी तो कम होती रही, लेकिन खर्चा बढ़ने लगा। क्योंकि लोग आते थे, सामान लेते थे, सामान लेने के बाद बोलते थे, अरे मैं तुम्हारे पास में रहता हूँ, मैं यहाँ रहता हूँ, मैं तुम्हारे गांव का हूँ, मैं समझा। तुम्हारे सामने रहता हूँ। ये कुछ भी समझा बुझा के वो प्रोडक्ट माल तो लेके जाते थे, लेकिन पैसा वापस देने का कोई नाम नहीं ले रहा था। ऐसे ऐसे हमारी जो दुकान में जो प्रोडक्ट था, जो भी दुकान में हमारे सामान था, वो धीरे 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 कम होता जाने लगा, कम होने लगा। और फिर दिक्कतों का सामना करना शुरू होने लगा। फिर वही तकलीफ, फिर वही प्रॉब्लम्स। और फिर ऐसे करते करते मेरी बीवी, जो मुझे बार बार समझाती थी कि आप डिएक्शन करो, आप कुछ अलग करो, अलग करो, तो मैं मान नहीं रहा था। तो मुझे डीएक्शन में लाने के लिए, मुझे डीएक्शन में लाने का श्रेय, मुझे डीएक्शन में जिसने लाया, मेरा डीएक्शन में जिसने भी एंट्री किया, उसका पूरा श्रेय मैं मेरी बीवी, मेरी पत्नी को देना चाहूँगा। क्यों देना चाहूँगा? कि उसने लगातार पीछे लग लग के मुझे डीएक्शन में एंटर करवा ही दिया। और मुझे डीएक्शन में लाने के लिए उसने कितनी तकलीफ़ें, कितने, और मेरे साथ में शादी करके उसने कितनी तकलीफ़ों का सामना किया है। और जो भी कुछ उसने सहा है, उसने मुझे कैसे डीएक्शन में लाया, कैसे उसने मुझे डीएक्शन की प्रेरणा दी, कैसे मुझे डीएक्शन करना बताया, वो मैं आप उसी की ज़ुबान से वो आपसे शेयर करना चाहेगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, इन्होंने बताया, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि मैंने डीएक्शन में जो शुरू किया है, इनसे डीएक्शन करवाना मतलब पहाड़ से पानी निकलवाने की तरह था। मैं सब कुछ कर सकती थी, लेकिन इनको बिजनेस में लाने की कोशिश हर बार मेरी नाकाम रहती थी। मैं जब शादी करके आई तो मैंने देखा कि मेरे देवर है जो बिजनेस और जॉब दोनों कर रहे हैं, मेरे ससुर है जो अच्छी सी जॉब कर रहे हैं, उनका गवर्नमेंट जॉब है, और मेरे पति खाली एसटीडी बूथ पर बैठे हुए हैं। तो उनका बहुत सारा वक्त उनके दोस्तों के साथ कट जाता था। तो मैं सोचती थी अब भी हम नहीं कमाएंगे तो कब कमाएंगे। मेरी शादी के कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि मेरे देवर, जिनका चेक मेरी शादी के वक्त 13,000 था, और 4 या 5 सालों के अंदर वो 50,000 पर गया। जब वो 50,000 के ऊपर गया तो मैंने इनके पीछे शुरू किया कि आप डीएक्शन करो। लेकिन ये क्या करते थे, जो प्रवीण सर आते थे कुछ कहने के लिए, डीएक्शन के बारे में बताने के लिए, तो ये रात को आते थे प्रवीण सर, तो ये सोने का बहाना बनाते थे और सो जाते थे, लेकिन सुनते कभी नहीं थे। सब सुनते थे लेकिन अनसुना करते थे। एक बार ऐसा हुआ, मेरे सपने बहुत बड़े थे। मैं हमेशा कहती थी नहीं कि मुझे खुद का 4 व्हीलर चाहिए, खुद का बंगला चाहिए, तो ये हमेशा कहते थे कि तुमने गलत आदमी से शादी की, तुम्हें सही आदमी से शादी करनी चाहिए थी, तभी ये मिलता। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इनसे कैसे डीएक्शन करवाऊँ। लेकिन एक बार एक कहानी ऐसी हुई कि मुझे 4 व्हीलर चाहिए थी, और मेरे पति के पास पुरानी खटारा ऐसी गाड़ी थी, स्कूटर, जो मुझे देखकर हमेशा बंद पड़ जाती थी, पता नहीं क्यों। जब वो जाते थे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता था, लेकिन मैं उनके साथ जाती तो बंद पड़ जाती। देखो, एक बार क्या हो गया, एक बार ऐसा हुआ है कि मेरी बड़ी बेटी 7 या 8 महीनों की होगी, तो हम बाहर गए थे, कुछ काम था इसलिए बाहर गए थे, 17 में आए थे। आते वक्त कुछ मौसम खराब नहीं था, लेकिन जाते वक्त अचानक से मौसम खराब हुआ और बारिश आने लगी, और जिसका डर था वही हुआ। उनकी स्कूटर बीच में बंद पड़ गई। तो अभी क्या करें, तो उन्होंने मुझे उतारा। बेचारे क्या करते, बारिश बढ़ने लगी, सामने से गाड़ियाँ आ जा रही थी,
मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ पीछे एक होटल था, सामने एक मंदिर था। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि अब क्या होगा, और प्रशांत सर सोच रहे थे कि मैं इस गाड़ी को ठीक कैसे करूँ, वरना बीबी क्या सोचेगी। वो कोशिश में लगे रहते गाड़ी ठीक हो जाए, मैं सोच रही थी ये ठीक हो जाए। तो हम दोनों के बीच में चल रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि क्यों भीग रहे हो, जाओ उस होटल में बैठ जाओ। लेकिन सच में मैं बताऊँ, उस वक्त मैं बिल्कुल नहीं गई उस होटल में, क्योंकि उस वक्त जो स्थिति थी मेरे मन की, वो ऐसी थी कि रुलाने वाली। बीबी पानी आता है, मेरी छोटी सी बेटी थी जो बारिश में भीग रही थी। हमारे पास स्कूटर भी नहीं थी अच्छी जो चल सके। लेकिन उस टाइम मैंने वही रखने का फैसला लिया, क्योंकि उस बारिश की वजह से मेरे आंखों का पानी इन्हें नहीं दिखाई देता था, और ये भीग रहे तो मैं कैसे छाँव में बैठूं, ये सोचकर। लेकिन उसी वक्त मैंने मन में ठान लिया, 4 व्हीलर भी लूंगी, गाड़ी भी लूंगी, और बंगला भी लूंगी, और इसी पति के पास से लूंगी। और उसी वक्त से मैंने उनके पीछे लगा दिया कि कुछ ढंग का करो, जो करते हो वो ढंग का नहीं है तो रास्ता बदलो, थोड़ा सा अलग करो। देखो सामने वाला अगर सक्सेस पा रहा है तो हम क्यों नहीं उस राह पर चलते। तो चलो डीएक्शन करो, डीएक्शन करो। 1 महीना हो गया, और बाद में इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, सोचता हूँ। तो मैंने कहा आप अगर सोचेंगे तो मैं डीएक्शन करने लगूंगी, अगर मैं बाहर गई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए एक काम करो, आप खुद ही डीएक्शन कर लो। और उसी दिन से इन्होंने डीएक्शन का मन में ले लिया। मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल है आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को आपके बारे में, बिजनेस के बारे में या बिजनेस में लाना सबसे मुश्किल है। दोस्तों, अगर आप अपने घर वालों को, आपके पति को, आपके सास ससुर को समझा सकते हैं कि डीएक्शन बिजनेस अच्छा है, आप डीएक्शन में काम कर सकते हैं, तो दुनिया के किसी भी आदमी को आप कह सकते हैं या ला सकते हैं डीएक्शन में, ये मेरा विश्वास है। देखा, मुझे डीएक्शन में, मैंने क्यों कहा कि मुझे डीएक्शन में लाने का पूरा श्रेय मेरी पत्नी को जाता है, क्योंकि उसने बहुत ही दिक्कतों का सामना किया था। सबसे पहले तो उसके सामने यह था कि मेरा भाई जो सरकारी नौकर था, तभी उसको सरकारी नौकरी भी थी, मेरे पिताजी भी सरकारी नौकर थे, लेकिन बीच में रहा मैं, तो मुझे कुछ काम ही नहीं था। मैं सिर्फ दुकान में बैठा रहता था, या कुछ अपने मित्रों के साथ में बैठा रहता था, तो उसको बहुत बुरा लगता था, मुझे भी वो सब समझ में आ रहा था। लेकिन क्या करें, एमएलएम ना करने की जो मेरे मन में ठान ली थी, फिर उसकी कोशिश धीरे धीरे उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की, और मैं डीएक्शन में आ गया। डीएक्शन में तो आ गया, लेकिन डीएक्शन में काम करने में भी बहुत कठिनाइयाँ थी। और तभी मेरा शॉप भी धीरे धीरे बहुत ही कम होने लगा था। शॉप का जो बिज़नेस था वो भी बहुत कम होने लगा था। इसीलिए हमें सर्वाइव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा रखने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ा था। और मेरी बीवी ने मुझे डीएक्शन में लाई। डीएक्शन में तो हम आ गए थे, डीएक्शन करना ये पूरी तरीके से मन में ठान लिया था। डीएक्शन शुरू तो किया था, लेकिन सबसे पहली बड़ी दिक्कत थी कि डीएक्शन का प्रोडक्ट हमारे साथ में नहीं था, क्योंकि डीएक्शन का स्टॉक पॉइंट ही हमारे ज़िले में नहीं था। डीएक्शन हमको पूना से प्रोडक्ट ला के लोगों को देना, ये बहुत ही बड़ी, यानी 100 किलोमीटर जाके प्रोडक्ट को लेके आना और लोगों में बांटना, फिर पीवी बनाना, ये सभी बहुत ही कठिनाई वाला काम था। तो हमें प्रोडक्ट तो मिलता, लेकिन जब वो पूना से गांव आ जाते तभी हमें प्रोडक्ट मिलता। और ऐसी परिस्थिति, ऐसी इस कठिनाई में मैं पूरा 1 साल लग गया मुझे सिर्फ डीएक्शन में
स्टार एजेंट होने के लिए मुझे 1 साल लगा। हाँ, 1 साल लगा मुझे डीएक्सएन में स्टार एजेंट होने के लिए। फिर भी अभी ठान लिया था कि डीएक्सएन करना ही करना है, कोई भी चाहे कुछ भी हो डीएक्सएन ही करना है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा इनकम तो अच्छी तरह डीएक्सएन में आने लगा था। और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो यहाँ पे नहीं है वो किया जाए। और फिर डीएक्सएन का स्टॉक पॉइंट लेने के लिए मैंने मेरे भाई को बोला कि हमें डीएक्सएन का स्टॉक पॉइंट क्यों नहीं मिलेगा, कि मुझे डीएक्सएन का स्टॉक पॉइंट लेना है करके। तो एक स्टार एजेंट को डीएक्सएन का स्टॉक पॉइंट तो दूर की बात थी, क्योंकि डीएक्सएन स्टॉक पॉइंट का अपना जो नियम था कि कम से कम डायमंड होना ज़रूरी है, 50 लोगों का टीम होना। तो वहाँ पर थोड़ा सा मेरी गाड़ी मात खा गई थी। पैसा तो पैसे तो थे लगाने के लिए, लेकिन ये बहुत दिक्कतें आ रही थी। बाद में क्या हुआ, पूना में एक स्टॉक पॉइंट था जो जिसने हमें बहुत ही सहायता दी, कि उन्होंने मुझे पहले एक मिनी स्टॉक पॉइंट, और जो भी हमारे अभी मनी सर है उन्होंने भी हमारी पहले से बहुत अच्छी सहायता की। तो उनके द्वारा हमने एक मिनी स्टॉक पॉइंट सतारा में पहले शुरू किया। मिनी स्टॉक पॉइंट यानी कि आमदनी हो चाहे ना हो, मेरे दिमाग में ये था मुझे स्टॉक पॉइंट की आमदनी चाहे हो चाहे ना हो, मुझे डीएक्सएन स्टॉक पॉइंट से आमदनी ना हो तो भी चलेगा, मुझे सिर्फ यहाँ प्रोडक्ट चाहिए था और मुझे प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो मैंने मिनी स्टॉक पॉइंट ले लिया और डीएक्सएन का काम सतारा से स्टार्ट किया। सतारा में मैंने डीएक्सएन हमने शुरू किया। डीएक्सएन सतारा में हमने मिनी स्टॉक पॉइंट लेके डीएक्सएन स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जैसे ही प्रोडक्ट मेरे हाथ में आ गया, वैसे धीरे धीरे काम, मीटिंग्स ये भी बढ़ने लगे, और काम बढ़ते बढ़ते मैं डीएक्सएन में डायमंड हो गया। डायमंड पहले रूबी हो गया, और डीबी होने के बाद मैं धीरे धीरे डीएक्सएन में डायमंड हो गया। तभी मैं घर से, मेरे गांव से सतारा, और सतारा से गांव मेरा आना जाना लगा हुआ रहता था। लेकिन जब लोग बढ़ने लगे, लोग मेरे पास प्रोडक्ट की मांग करने लगे, तो ऐसा होने लगा कि बीच रास्ते में भी अगर मैं जाऊं तो लोग पीछे से कॉल करने लगे, सर आप वापस आ जाइए। तो एक बार ऐसा ही हुआ, रात को 8 बजे स्टॉक पॉइंट बंद करके मैं घर पे जा रहा था, और मैं घर के नज़दीक पहुंचने ही वाला था, तो मुझे एक कॉल आ गया। और मुझे वो एक कोई मुंबई से आया था, मुंबई से, जो मेरे अपने डीएक्सएन में स्टॉक पॉइंट के सामने खड़ा रह के उसने मुझे बोला कि सर मुझे बहुत अर्जेंटली मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैं मुंबई से आया हूँ, और मुझे यहाँ से सोलापुर को जाना है, तो मुझे प्रोडक्ट चाहिए, इसलिए मैं सतारा होके आगे जाना चाहता हूँ। तो मुझे लगा कि यार बंदा इतनी दूर से आया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो वापस जाके उसको प्रोडक्ट दिया जाए। तो मैं फिर से वापस स्टॉक पॉइंट आ गया, और मुझे वापस जाने के लिए रात के 10:30 बजे। तो ये ऐसा ही बहुत बार हुआ। ऐसा होते होते फिर मैंने सोच लिया कि चलो सतारा में ही क्यों ना रह लिया जाए। लेकिन सतारा में रहने के लिए तब क्या हुआ, सतारा में तो आसानी से रह नहीं सकते थे। तब मैंने सोचा कि क्यों ना एक रेंट पे घर लिया जाए। रेंट पे घर लिया, क्योंकि कभी भी बाहर रहने का, एक बार देख लिया था बाहर रहने का, पूना में बाहर रहने का एक क्या अवसर होता है ये मैं देख चुका था। और जब मैं रेंट पे रहने लगा तो कितना कठिनाई का सामना, जितना भी बहुत ही प्रॉब्लम मुझे सहना पड़ा, और उसके चलते मैंने धीरे धीरे, बिजनेस तो बढ़ रहा था, डायमंड भी बन गया था, थोड़ी सी आमदनी भी अच्छी हो रही थी,
तो मैंने सोचा चलो एक ही साल में मैंने सोचा कि क्यों ना अपना खुद का घर ना लिया जाए। तो मैंने हिम्मत करके पहले लोन को सैंक्शन लोन अप्लाई कर दिया, और मैंने लोन अप्लाई करके मेरा पहला घर, मेरा डीएक्सएन का जो पहली अचीवमेंट था, सबसे पहले मैंने डीएक्सएन में अपना 2 BHK होम लिया, घर लिया। उसकी कीमत 23 लाख रुपए थी। मैंने लोन पे वो घर लिया और हम वहाँ पे शिफ्ट हो गए। धीरे 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 हमने एक थोड़ी ही दिन में मैंने डीएक्सएन के लिए, अभी मीटिंग्स के लिए जाना आना बहुत थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो मैंने डीएक्सएन में पहली अपनी कार ले ली। डीएक्सएन में मैंने टाटा इंडिका, जो मेरी पहली कार थी, जो अभी भी मेरे पास है, जो टाटा इंडिका कार मैंने डीएक्सएन थ्रू परचेस कर ली। फिर आगे जाके जो मेरे पास जो मिनी स्टॉक पॉइंट था का, जैसे आमदनी बढ़ने लगी, मेरा और धीरे धीरे कम, जैसे ही लोन खत्म होने लगा, वैसे हर एक के जीवन में, तभी डीएक्सएन ने एक डीएक्सएन अपनी कंपनी ने एक ट्रिप लगाई थी, मलेशिया ट्रिप। तो जैसे हर एक नेटवर्कर, हर एक आदमी चाहता है कि कभी ना कभी बाहर देश घूमे। मैं तो कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरी सोचने की भी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं कभी अपने देश छोड़ो, अपने ज़िले से बाहर जाना भी मेरे लिए मुसीबत था। तो मेरा वो जो हर किसी के, हर कोई भी नेटवर्कर, हर कोई भी बिजनेस करता है, उसके दिल में जो सपना होता है कि चलो एक बार तो कम से कम विदेश घूम के आ जाए। तो मुझे भी वो सुनहरा मौका मिला, और वो मुझे कंपनी की तरफ से, मुझे डीएक्सएन कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट मौका मिला, और मैं मलेशिया ट्रिप क्वालिफाई हो गया। और अभी आपके सामने जो फोटो है, वो मेरी ज़िंदगी में पहली बार में ये होता है एरोप्लेन। तो ये देखता था, सिर्फ उस प्लेन में बैठने का सौभाग्य मुझे वो मलेशिया ट्रिप में प्राप्त हुआ। और मेरा पहला सफ़र डीएक्सएन में, और मेरी खुशनसीबी कि 2018 में कंपनी की जो 25वीं एनिवर्सरी थी, उस समय मुझे जाने के लिए मौका मिला। मैं बहुत ही खुश था, बहुत ही मुझे आनंद हो, क्योंकि एक तो मैं मलेशिया जा रहा था, ज़िंदगी में पहली बार अपने देश से बाहर जा रहा था, ज़िंदगी में पहली बार देश से बाहर जाना, वो भी जिस कंपनी में काम करे उस कंपनी का एनुअल फंक्शन, वो कंपनी का 25 बरस पूरा होने का जो फंक्शन है, उसमें हिस्सा लेना, ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, बहुत ही बड़ी किस्मत का साथ, बहुत ही बड़ा मुझे बहुत ही बड़ी खुशी हो रही थी। और फिर वहाँ पे की जो लाइफ थी मलेशिया की, वो ऊंचे होटल में रहना, 7 स्टार होटल में रहना, खाना, वहाँ मलेशिया में अच्छी जगह पर घूमना, इतना रॉयल जो लाइफ था, जो हम आज वो लाइफ सिर्फ फिल्मों में देखते हैं,
वो लाइफ हम एंजॉय कर रहे थे। कितना इतना खुशी हो रहा था, इतनी खुशी हो रही थी कि वो कुछ बता नहीं सकते, इतनी हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उस टाइम। तो डीएक्शन में आने से हमें बहुत कुछ अच्छा और बहुत ही कुछ मिला है। पहले तो हमें डीएक्शन में ज़िंदगी मिली है, और बाहर घूमने का मौका भी मिला। डीएक्शन में हमने खुद का घर लिया। और रिसेंटली अभी जो लॉकडाउन हुआ है, वो लॉकडाउन के समय में भी हमने हमारी जो अभी नई आने वाली एक कार है एर्टिगा, वो कार हमने यहाँ पे वो कार हमने यहाँ पे बुक कर ली है। ये जो आपके सामने है, ये कार हमने लॉकडाउन में बुक कर ली है, क्योंकि अभी तक तो वो हमें नहीं मिली है, लेकिन वो 12,50,000 की मारुति अर्टिगा कंपनी की वो गाड़ी है, जो हमने हार्ड कैश बुक कर ली है। अभी वेटिंग में है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और जल्द ही हम आपको ये दिख जल्द ही हमारे पास हमारी गाड़ी आ जाएगी। देखिए, एक सर ने बताया हमने लॉकडाउन में भी गाड़ी अचीव की है। इसका सारा श्रेय जाता है आरवीसी चैनल को। आप सोचेंगे कैसे कि आरवीसी चैनल लॉकडाउन में हम दोनों ने एक दिन भी ऑफिस बंद नहीं किया। हमारे छोटे बच्चे हैं, फिर भी हमने उनको घर पे बिठाकर एक दिन भी ऑफिस बंद नहीं किया। हम काम करते थे, लेकिन उतनी तरक्की नहीं हो रही थी, बिजनेस नीचे आ रहा था, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। फिर सोचा कि क्या करें, अभी क्या करें। जो कुछ था वो चला जा रहा था, ऐसा लग रहा था। लेकिन आरवीसी सिस्टम का मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि जिनकी वजह से मेरा ये बिजनेस फिर से पटरी पर आ गया। क्योंकि जो आरवीसी चैनल से हम जुड़े, तो उस वजह से क्या हुआ, जो लोग 30 तारीख 31 तारीख या 25 तारीख के बाद 350 जो पीवी करते थे, वो लोग आरवीसी सिस्टम से जुड़ने के कारण 1 तारीख को ही पीवी करने लगे। उस वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग आरवीसी चैनल पर देख रहे हैं कि 1 तारीख को इतने लोग पीवी कर रहे हैं, इतना चेक बढ़ रहा है, इतना लोग कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ के लोग, हमारी टीम, हमारे बच्चे, यानी मेरी टीम मेरे बच्चे हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉलो किया, सिस्टम फॉलो किया। उन्हें पता चला कि हम घर में बैठकर भी क्या कर सकते हैं, तो यूट्यूब चैनल देख सकते हैं, आरवीसी चैनल देख सकते हैं। उन्होंने आरवीसी चैनल देखा, खुद देखा और औरों को भी दिखाया। इस वजह से क्या हुआ, हमारा सेल, हमारा चैनल की वजह से 1 तारीख को ही करते हैं। क्योंकि मैं पूरा दिन ऑफिस में ही बैठती रहती हूँ। मेरा ऑफिस से इतना कनेक्शन हो गया है कि जब तक मैं ऑफिस में नहीं आती, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा हूँ। इतना सा कनेक्शन हो गया है। लेकिन ऑफिस में क्या होता था, 30-31 तारीख तक पूरी भीड़ थी, हर कोई आता था, प्रोडक्ट ले जाता था। और 1 तारीख से सर 10 या 9 तारीख तक कोई घूमता ही नहीं था, 9 तारीख तक घूमता नहीं था। क्योंकि क्या होता था, पीवी हो गए, अभी चेक आने का इंतजार करते थे, और 10 तारीख के बाद वो लोग आकर अपना ई वैलेट निकाल कर शुरुआत काम करते थे। लेकिन आरवीसी सिस्टम की वजह से पूरा चेंज हो गया, उनका माइंड चेंज हो गया। जो आज तक कोई नहीं कर सका, वो आरवीसी सिस्टम ने करके दिखाया, लोगों का माइंड चेंज किया। क्योंकि क्या होता था, हम स्टॉकिस्ट हैं, हमें मालूम है लोग क्या करते हैं, 10 तारीख को जो भी पैसा है उसमें प्रोडक्ट लेते हैं। लेकिन आरवीसी सिस्टम जो फॉलो करता है, वो यही सोचता है कि नहीं, 1 तारीख को 3,500 पीवी कंप्लीट करना है और औरों को सिखाना है। देखो, हमारी टीम ने भी यही फॉलो किया, इसीलिए हम 1 तारीख को डायमंड क्वालिफाई हो रहे हैं। क्योंकि हमारे साथ ये श्रेय हमारा अकेले का नहीं, आरवीसी सिस्टम का, हमारी कंपनी का, हमारे अपलाइन लीडर का, और सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे बच्चों का, मेरी टीम का है, जो हमेशा मेरी बात सुनते हैं और मेरे साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि हम ऐसे शिवाजी महाराज के स्वराज में रहते हैं, हमें लड़ना मालूम है,
लेकिन हारना मालूम नहीं। मैंने जैसे DXN में आई, मैंने देखा कि बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं। मैंने D.Ed किया था, वो जॉब किया था। जॉब में उन्होंने कहा था 5 साल तक आपको 3,500 पेमेंट मिलेगा, उतने में करना पड़ेगा। फिर मैंने पार्लर भी किया था, मैंने बहुत कुछ किया था, लेकिन मेरा सपना था इतना पैसा कमाना कि जिंदगी भर कोई परेशानी ना आए, मुझे भी और मेरे सामने वाले लोगों को भी। इसलिए मैंने सोचा था मुझे कुछ अलग सा करना था, मुझे लोगों के लिए कुछ करना था। तो मैं D.Ed करके, पार्लर करके उनके लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मैंने सबसे बड़ा डिसीजन लिया कि मैंने जॉब छोड़ दी और मैंने DXN में पूरा दिन, पूरा अपना पूरी लाइफ DXN में बिताने के लिए सोच लिया। जैसे जैसे मैं DXN में आई, मुझे पता चला DXN में कई सारी लेडीज ऐसी है समाज में हमारे, जो कुछ रोटी के लिए इधर उधर भागते हैं। कुछ लोग जिनके पास पैसे है, सब कुछ है, लेकिन वो पहचान के लिए भागते हैं। यानी कि समाज में दो प्रकार के लोग हैं, एक जिनकी आमदनी कम है ऐसे, और दूसरे ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी है लेकिन पहचान नहीं है। तो उन लोगों को पहचान दिलाने के लिए, जिनके पास आमदनी नहीं है उनको आमदनी दिलाने के लिए DXN एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे मिला कि जिसकी वजह से मैं इन सभी औरतों को एक इकट्ठा लाकर उनके सपने पूरे कर सकती हूँ। क्योंकि नौका में देखो, जब किनारे पे नौका होती है, यानी जहाज होता है, तो जहाज किनारे पर सेफ होता है, उसे कोई वहां पर तकलीफ नहीं होती या उस पर कोई संकट नहीं होता। लेकिन जहाज बनाते किस लिए? जहाज लहरों में, समुद्र में जाने के लिए, लहरों से टकराने के लिए बनाया जाता है। उसी तरह हर लीडर अगर ऑफिस में या घर पर बैठकर या सिर्फ बताकर अपना बिजनेस चलाएगा तो काम नहीं चलेगा। इस वजह से मैंने खुद बाहर निकलने की कोशिश की। हमने होम मीटिंग ले ली, 4-4 लेडीज को इकट्ठा करके बताना शुरू किया DXN। मेरे साथ एक 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 करके बहुत सारी लेडीज जुड़ गई, क्योंकि इनको क्या चाहिए था? किसी को पैसा चाहिए था और किसी को पहचान। इसमें भी हमने ये कोशिश शुरू की और इतने में क्या हुआ? लॉकडाउन आ गया। इस लॉकडाउन की वजह से पूरा का पूरा ऐसा लगा खत्म होने वाला है, लेकिन इस चिंगारी को ज्वाला में या ज्वालामुखी में रूपांतरित करने का जो श्रेय मिला वो RVC चैनल को, क्योंकि हम बिल्कुल सो गए थे। हमारी टीम थी वो घर पर थी। कुछ वजह से हम लोग बाहर निकलते थे, लेकिन गांव में क्या होता है, पूरा का पूरा गांव सील कर देते, उस वजह से हम एक साथ नहीं आ रहे थे। लेकिन RVC ने हमें सिखाया है कि आप लोग बाहर होकर भी एक साथ कैसे आ सकते हैं। इस वजह से RVC ने हमारे एक छोटी चिंगारी को ज्वालामुखी के रूप में बदल दिया, और इसका रिजल्ट देख रहे हैं आप लोग। हमारा सेल और हमारा PV दोनों बढ़ गया। ऐसा है। सबसे बहुत सारे लोग यहाँ पर हमारे क्वालिफाई हो रहे हैं, इसका श्रेय ही RVC को जाता है। एक अच्छी बात, एक लीडर की अच्छी बात क्या होती है मालूम है? हम बताते जाए, क्योंकि क्या होता है, हम जब सोचते हैं कि अरे मैं बताऊंगा तो क्या होगा, हम सोचते हैं कि हम DXN करेंगे। अभी लॉकडाउन में हम सोचते हैं कि कॉल आएगा, कैसे बताऊं, क्या करूं, क्या नहीं। इसमें एक बात है जो मैंने खुद महसूस की है, अगर आप बाहर नहीं निकल रहे, कुछ कर नहीं रहे, तो आप YouTube चैनल देखो, मीटिंग देखो, और सबसे ज़्यादा कॉल करो। जितने ज़्यादा कॉल करोगे उतना ज़्यादा आपको रिफरेंस आएगा, उतने ज़्यादा लोग आपके कांटेक्ट में होंगे। मिस कॉल भी होगा तो भी आप उसे मत छोड़ना, उनसे पहचान करो। दीदी बोलो, भैया बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन उनसे पहचान करो और उनके साथ अपना रिश्ता बढ़ाओ और उनसे PV निकलवाओ, उनको DXN में बिजनेस में लाओ, उनकी कमजोरी समझो। उन जब DXN में हम आते हैं तब हमें ये सोचना चाहिए कि सामने वाले को क्या चाहिए। ये मत सोचो कि हमें क्या चाहिए। हमें क्या चाहिए ये सोचेंगे तो हमारे साथ जुड़ेगा नहीं। अगर आप सोचेंगे, उसकी कमजोरी को पहचानेंगे, तो वो सोचो, वो कमजोरी को पहचानो, और वो कमजोरी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि उसकी ताकत बन के आप उसके सामने खड़े रहो। क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि अब तक जो नहीं मिला वो मिलना है।
तो आप ऐसा कुछ काम करो जो अब तक नहीं किया। इसीलिए हम मुझे क्या लगता है कि मुझे एक काम लगता है कि कैसे बताए, क्या करे क्या ना करे ये मत सोचो, डायरेक्टली बोल दो। बोलने से क्या होता है, एक होता है अगर मैं बोलूंगी तो क्या होगा, वो क्या सोचेंगे, लेंगे या नहीं, ज्वाइन होंगे नहीं, ये मत सोचो। क्योंकि ये सब अगर धर्मशिला मैडम सोचेगी, प्रवीण सर सोचेंगे, हमारे क्राउन एम्बेसिडर संतोष देवकर सर सोच रहे होंगे, वो सोच तो क्या वो इस लेवल तक आते नहीं ना। इसीलिए हमें ये सोचना नहीं है, हमें काम करना है और हमें समाज की सोच को बदलना है। समाज की सोच को बदलना है मतलब क्या, कि हमारे लोग बहुत ही ऐसे सोच में है कि देखो, एक उदाहरण देती हूँ आपको। शादी करनी है बेटी को, सोचेंगे गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का चाहिए, बिजनेस वाला नहीं। अगर लड़के को जॉब दिलानी है तो बोलेंगे 7 या 10 लाख, जैसे प्रशांत सर के पिताजी ने डाले थे, 10 लाख भी दे देंगे और क्या करेंगे, लड़के को प्यून की नौकरी करने के लिए कहेंगे। उसमें ये नहीं सोचते कि ये ही 10 लाख अगर बिजनेस में डाल देंगे तो कितना इनकम आएगा। वो बेटा, उनका बेटा एक प्रिंसिपल की इनकम कमाएगा, ये भी उन्हें सोचना चाहिए। तो हमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए, हमारे आसपास के लोगों की सोच बदलनी चाहिए। बड़ी सोच का बड़ा जादू होता है। ये हम दिखते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन ये हमें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए। किसके घर में जन्म लेना है हम ये तय तो नहीं कर सकते कि हम टाटा बिरला अंबानी इनके घर में जन्म ले, ये कोई सोच नहीं सकता, या किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन जो जिंदगी मिली है उसी में इतिहास बनाना है। तो जो भी काम करते हो पूरे दिल और लगन से करो। ये मत सोचो कि मैंने ये किया तो क्या होगा, क्या नहीं, कुछ नहीं होगा। होगा तो क्या होगा, खाली लॉस होगा। आप आधा घंटे बात करेंगे, वो नहीं बोलेगा तो क्या हुआ, कुछ नहीं, उससे सीख तो मिलेगी और आप आगे बढ़ेंगे। काम अच्छा हो या बुरा, कोई भी काम हो, वो अच्छा हो या बुरा, वो काम आप मेहनत और लगन से करेंगे तो आपको कामयाबी बिल्कुल मिलेगी। क्योंकि देखो, पानी कितना सॉफ्ट होता है और पत्थर हार्ड होता है, लेकिन पानी लगातार लगातार किसी पत्थर को टकराता है तो वो पानी में भी इतनी ताकत आती है कि वो पत्थर को तोड़ दे। तो यही जिद, यही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारा सपना 10 साल का है। सर आप बताएंगे हमारा 10 साल का सपना, 10 साल में हम DXN में क्या बनने वाले, सर बताएंगे। हमें हमारा हमारा जो DXN का 10 साल का, आने वाले 10 साल में हम जो भी हमारे साथ DXN में अभी मेरे जो जुड़े हुए सभी मेरे जो भी साथी DXN में है, उन सबको मुझे हर महीना DXN में 1 लाख मंथली इनकम तक पहुंचाना है। ये हम दोनों का सपना है। जो भी हमारे साथ जुड़ेगा, जो भी तहे दिल से DXN करना चाहेगा, उनके लिए हम खुद को खुद खुद को जो भी करना चाहे उसके लिए हम वो खुद जो भी करना चाहे वो करेंगे। और खुद भी हम बहुत आगे बढ़ के 10 साल में हम क्राउन एम्बेसडर बनने का सपना हम यहाँ रखते और हैं। हमारा सबसे बड़ा सपना ये है कि हमारे साथ जितने सारे लीडर्स हैं उनकी सतारा सिटी में DXN सिटी बनाना चाहते हैं। उसका गेट भी DXN के लोग जैसा हो, उनके हर फ्लैट में उनके नेम के पास DXN हो, उनके गाड़ी के पीछे DXN हो, और वो DXN सिटी कहलाने के इतनी फेमस हो जाए कि हर कोई हमारी DXN सिटी देखने के लिए सतारा आ जाए। हमारा एक ये जो सपना है कि जो भी 20 डायमंड लेके क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, वो सब डायमंड हमारे साथ में ही रहेंगे। जो भी हम हमारी DXN कॉलोनी या हमारा DXN का जो भी परिवार बनाएंगे, तो वो हमें एक साथ में एक मुट्ठी बना के एक साथ रखना है। जब निकलेंगे तो सब साथ में निकलेंगे, साथ में ही सतारा का झंडा पूरी दुनिया में लहराना है। यही मैसेज हम सबको देना है कि हमें सिर्फ DXN के साथ आगे बढ़ना है और जीतना है। और सभी हमारे लोगों को 22 करोड़ का जो प्लान है, सॉरी
62 62 करोड़ का जो प्लान है, उस प्लान पर ही फोकस करते हैं हम। सोते जागते उठते बैठते सभी वक्त हमें 62 लाख ही दिखाई देते हैं, और हमारे बच्चों को भी दिखाई देते हैं। और सब आखिर में आप लोगों ने हमें सर इस चैनल पे बुलाया, बोलने का मौका दिया, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं सर। हमारे जिन्होंने भी हमें यहाँ तक पहुँचाने में हमारी सहायता की है, वो हमारे ग्रेट अपलायंस, हमारे जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी हमारे साथी हैं, जो आज हम साथ साथ है बन के हमारे साथ चल रहे हैं, उन सब का हम इस मंच से धन्यवाद अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सर। नमस्ते। नमस्ते। Namaste. Thank you very much. Thank you very much. Fantastic. प्रशांत सालुंके एंड साहिला सालुंके, आप लोगों ने, आप तो कित्तूर रानी चन्नम्मा बन गई। थैंक यू सर। झांसी रानी लक्ष्मीबाई को कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि आपने इतना बड़ा एक आपका हस्बैंड को उठाने में इतना प्रयास आपने किया, ये तो औरतों का ताकत है। इसीलिए ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 80% के ऊपर सक्सेसफुल लोग हैं औरत। अभी किसी देश में मेक्सिको, पेरू, अर्जेंटीना, चिली, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में 90% तक, किसी देश में 90% तक जो अचीवर्स है वो महिला है। अभी उसको देखे तो भारत में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, अभी भी 50-50 है, ऑलमोस्ट 50% मेन 50% वीमेन, इस तरह का है। अभी इसका नंबर बढ़ना है, औरतों का ताकत, बिकॉज ये बिजनेस है औरतों का बिजनेस, एंड लेडीज पावर, विमेन पावर इन self employment, women power with household employment, women power with house enterprises, and a housewives, जो मोस्ट ऑफ द हाउसवाइफ शहर में होंगे, गांव में होंगे, छोटा मोटा टाउन में होंगे, उसको अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। सेकेंडली, औरतों को थोड़ा अच्छा फैमिली में है तो औरतों को रोकते हैं काम करने में, काम करना नहीं जाना, बच्चों को देख करो, पाल करो, घर में रहो, खाना पकाओ और उसका जो उसका आशा क्या है, उसका ड्रीम्स क्या है, वो कभी भी फुलफिल नहीं होता। वो सफर करके 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 फैमिली को मरती है। ये आज जो इस तरह का अपॉर्चुनिटी है, घर में बैठकर सभी को संभाल कर, फैमिली को संभाल सकते हैं, बच्चों को भी देखभाल कर सकते हैं, उसका जो टाइम है वो टाइम मोस्ट ऑफ द वीमेन घर में इधर टीवी देखता है आजकल, बिकॉज ऑफ द ये टीवी बूथ सभी घर में है, उसको सभी सीरियल देखने में टाइम उड़ जाता है। नहीं तो आसपास के घर में किसी रूमर मॉन्गरिंग, कुछ चुपके बातें करना, अनप्रोडक्टिव, ये इसमें टाइम बिताते हैं, बिकॉज उसको टाइम पास करने के लिए और कोई धंधा नहीं है, बिजनेस नहीं है, अपॉर्चुनिटी। अभी इस तरह का औरतों को ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। एक तो आर्थिक स्वावलंबन के लिए, दूसरा तो फैमिली का इनकम को मजबूत करने के लिए। अभी दोनों कमा सकता है, दोनों कमाने के लिए बाहर जाने का जरूरत नहीं है, दोनों कमाने के लिए नौकरी करने का जरूरत नहीं है, दोनों कमाने के लिए किसी दफ्तर में जाकर सुबह भागकर शाम तक वहाँ 10,000, 11,000, 12,000, 8,000, मैं देखता हूँ बहुत कुछ लेडीज ने गांव में, स्मॉल टाउन में छोटा मोटा काम करते हैं, छोटा मोटा इंडस्ट्रीज में, ऑफिस में, दफ्तर में, और इवन टीचिंग में। बिकॉज मैंने
एक प्रोफेसर बनकर रिटायर होने के कारण से ये टीचरों का हालत कैसा है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मुझे मालूम है। अभी गवर्नमेंट में थोड़ा अच्छा तनख्वाह हो सकता है, अभी थोड़ा सिक्योरिटी हो सकता है, बट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में प्राइवेट स्कूल्स होंगे, प्राइवेट हाई स्कूल होंगे, प्राइमरी स्कूल होंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल होंगे, ये सभी जगह में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं ही काम करते हैं। ये महिलाओं को बहुत कम तनख्वाह देकर इतना एक्सप्लॉयटेशन चलता है। उसको बिकॉज उसको कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम दूसरा अलग करने को कोई भी नहीं सिखाया। रास्ता सिखाए तो रास्ता को दिखाए तो वो इस तरह 2000 3000 हमारे चैनल में अभी इतना लोग आ गए, यूपी से आ गए, एमए एमएड एमए बीएड एमएससी बीएड। लास्ट टाइम एक कपल आ गया, दोनों 2000 में काम करते थे प्राइवेट स्कूल में, बाद में वो ट्यूशन देते थे, अभी वो लाखों रुपए वो भी घर बनाया, कार लिया है। ये लोगों ने जो इस तरह का इतना कम सैलरी में कोई भी काम करने को तैयार होता है। कुछ काम मिले तो ठीक है, कुछ तनख्वाह मिलना कितना भी हो। अभी तनख्वाह को हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में हम कंडीशन डालने का परिस्थिति में नहीं, इतना अनएम्प्लॉयमेंट है। एक जॉब खाली हो गई तो 5000 लोगों का एप्लीकेशन हो जाता है एक जॉब को, एक सिंगल जॉब। इस तरह का समय में कोई भी जॉब देने वाला भी एक्सप्लॉइट करेंगे, वही है हालत। अभी आज ये लोगों का सोच, ये जॉब ढूंढने से लेकर स्वयं उद्योग कुछ भी हो, स्मॉल एंटरप्राइजेस, माइक्रो एंटरप्राइजेस, अभी इतना अपॉर्चुनिटी है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग में। कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इतना अच्छा सिखाते हैं हमने इतना चैनल में फ्री। अभी मैंने देखता हूँ इवन ऑनलाइन ट्रेनिंग में, वेबिनार में, और लीडरशिप स्किल डेवलप करने में, और कम्युनिकेशन स्किल्स को, अभी एक कम्युनिकेशन स्किल्स को यूएसए से एक मैं जानकारी के लिए बहुत चैनल को मैं देखता हूँ, वहाँ जाता हूँ, क्या चलता है रहता मैं देखता हूँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए इसने $700 एक सेशन को, 1 घंटे का सेशन को 2 घंटे, $700 मैंने कितना होगा, $100 $7500, $700 मैंने इमेजिन। लोगों ने इतना ये बताता है, ये वेरी चीप, फर्स्ट कम फर्स्ट, जो फर्स्ट एनरोल करेंगे ऑनलाइन में उसको सीट मिलता है। मैं क्या बताता हूँ, इतना एक्सपेंसिव है नॉलेज एंड ट्रेनिंग। हमने लगातार मार्च एंड जब लॉकडाउन का फर्स्ट डे हो गया, फर्स्ट डे का 1 दिन का लॉकडाउन हो गया, उस समय से हमने शुरू किया, बिकॉज ये मौका को छोड़ना नहीं। बिकॉज मुझे मालूम था अभी हमने इतना इस तरह का निर्णय नहीं लिए तो नेटवर्क खत्म होंगे ये कोरोना पीरियड, बिकॉज लोगों ने इतना डिमोटिवेट होंगे, उसको मीटिंग नहीं ले सकता है, स्टॉक पॉइंट बंद हो गया था, फर्स्ट 2 मंथ्स स्टॉक पॉइंट भी बंद हो गया था, प्रोडक्ट भी नहीं मिलता है, उसका दिमाग खराब होंगे। ये नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री वेरी सेंसिटिव इंडस्ट्री है, थोड़ा हमने लूजन करे तो इमीडिएटली वो अगेन वापस लाने में बहुत टाइम लगेंगे। इसको सोचकर मैंने इसको जबरदस्त फर्स्ट वीकली 1 दिन देने को मैंने प्लान करके किया। बाद में सभी का सहयोग से हमारा आरवीसी सभी लीडर, सारा भारत का लीडर्स जो आरवीसी सिस्टम में जोड़े हैं, आरवीसी चैनल को देखता है, चैनल को मेनली फ्रॉम अग्रवाल जी से लीडर, प्रेरंजन, ये सभी बताए सर आपको मुश्किल है, मालूम है आपका इतना एनर्जी चलता है, तो भी ये पीरियड में डेली हम 7 बजे को रखे तो कैसा होंगे। अभी इस तरह सोच कर अभी 7 बजे को एवरीडे रनिंग द चैनल, ऑलमोस्ट मेरा फैमिली का सभी लोग
मेरा पर्सनल असिस्टेंट मणि, मेरा डॉटर इन लॉ रूपुल, ये सभी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वो सभी पीछे नहीं रहे तो ये टेक्निकल अरेंजमेंट्स के लिए मैं अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। बट इसके बाद में हमको स्पीकर को ढूंढना, राइट स्पीकर को ढूंढना, राइट इंफॉर्मेशन को बाहर लाना, ये सभी में मुझे आज इतना खुश हो गया। आप लोगों ने इतना अच्छा बात कर सकता है, आप सामने आना, ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग ले देना, पर्टिकुलरली आपका मिसेस उसका तो ये तो क्राउन एम्बेसडर के बातें आज किया आपने, इतना जबरदस्त बातें किया, इतना पावरफुल आपने बातें किया। आपने जो आज आपको सुना है, सभी महिलाओं ने जगह है आज, मैंने अभी भी नहीं जगे तो कभी भी नहीं जगेंगे। एंड अभी आप आगे बढ़ना, सतारा में एक बहुत बड़ा तूफान आना, इंडिया का मैप में, दुनिया का डीएक्सन हिस्ट्री में एक दिन लोग पूछना कैसा डेयरी ऑनसून को कैसे लोग पूछते हैं और बिहार शरीफ को कैसे पूछते हैं, धर्मशीली जी का डिस्ट्रिक्ट बिहार शरीफ को, इसी तरह लोग सतारा को पूछना कौन है सतारा में इतना बड़ा काम किया है इस तरह का काम आप, ये तो राइट टाइम है, अभी का टाइम आप वेस्ट नहीं होना देना, सबको जोड़ना, सबको सिखाना, सबको भलाई के लिए काम करना, पर्टिकुलरली महिलाओं का शक्ति को बाहर लाना, ऑर्गेनाइज ज़्यादा से ज़्यादा। आपने हाउस मीटिंग को अभी कीजिए, हॉल मीटिंग को बहुत दिन होंगे, और सबको आज टीम के अंदर सिखाना, ये इन इंडस्ट्री में, वो इंडस्ट्री का अभी भी बहुत कुछ नेगेटिव है। कल मेरा सेशन है ऑन द डायरेक्ट टॉक ब्रेक थ्रू, इंडस्ट्री का बहुत नेगेटिव के बारे में मैं बातें करूंगा, स्कीम के बारे में, पिरामिड के कैसा लोगों को अभी भी लोगों को दिमाग में इतना गंदगी है ये इंडस्ट्री के बारे में, उसको सफाई करना साधारण काम नहीं है। 20 बरस से मैं करते ही रहा हूँ, तभी भी अभी थोड़ा लोगों को अच्छा जानकारी, लेकिन अभी हमको भी वो सस्पेक्ट करता था, लोगों ने इतना बड़ा पोस्ट को लेकर, इतना बड़ा लोग, इतना क्वालिफाइड लोग, इस तरह का लोग क्यों ये गंदगी को जाते हैं, इस तरह का जो कमेंट्स, अभी इसके ऊपर हमको फिक्र नहीं है। हम यहाँ आए हैं ये इंडस्ट्री को इज्जत देने के लिए, इंडस्ट्री को एक स्टेटस देने के लिए, ये इंडस्ट्री को हमारे जैसे लोग हैं तो हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों को उसको पीछे, हमारे पीछे आने का एक ताकत मिलेंगे, एक कॉन्फिडेंस मिलेंगे, इतना अच्छा लोग है, ये अच्छा सेक्टर है, इसका नाम अभी डीएक्सन से हमारा नाम बढ़ना नहीं, हमारा नाम से डीएक्सन बढ़ना, वही है ये इंडस्ट्री का सीक्रेट। अभी आपको मालूम है जो डीएक्सन इंडिया को आया किसी को भी मालूम नहीं, किसी को भी डॉक्टर लिम के बारे में मालूम नहीं था, किसी को भी डॉक्टर लिम को नहीं मिलेगा, बताता वो क्या है, इस तरह का कितना कंपनी मलेशिया से आया, कितना कंपनी चला गया, इसी तरह बातें करते। 2000 में कोई भी बिलीव करने को तैयार नहीं था। अभी क्यों लोगों ने जोड़ना शुरू किया, बिकॉज वो हमारा नाम बहुत बड़ा नाम है, वो नाम को वैल्यू है, वो नाम से लोग आज बढ़ सकते हैं। डॉक्टर रंजन, डॉक्टर रत्नावसुपाल एंड हम सभी, ये आरबीसी का जो सिस्टम है आज दुनिया में कोने कोने में इसको यूज करता है, इसीलिए हमारा नाम जो है, इज्जत है, हमारा रिस्पेक्ट जो सोसाइटी में है, बिकॉज लोग पूछते इतना बड़ा लोग बिलीव भी नहीं करता है, इतना बड़ा डॉक्टर है, क्या वो डीएक्सन करता है, एमएलएम करता है, ये पूछते हैं, उसको मालूम नहीं है एमएलएम क्या है, डीएक्सन क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। ये लोगों को कन्विंस करने के लिए हमारे साथ वक्त नहीं है, इस तरह का नेगेटिव लोगों को जो बदलने चाहते हैं, बट सभी बदलेंगे एक ना एक दिन, क्योंकि अब तक आपने जो बताया, जो नहीं किया वो करके दिखाएंगे,
अभी वो करके दिखाने का समय आ गया है, टाइम। अभी ये कोरोना के पीरियड में सभी लोग समाज में बिल्कुल सोचते हैं कुछ ना कुछ उसका स्वास्थ्य के लिए मिलेंगे। ये अपॉर्चुनिटी को हम एनकैश करना, कोई भी नकार नहीं बोलेंगे प्रोडक्ट को। अभी दूसरा चीज, इतना नौकरी गिरेंगे आने वाले महीने में। अभी तक जो गिरा है वो नहीं है, और ज्यादा गिरने वाला है। इंडस्ट्री अभी तक खोला नहीं। सभी इंडस्ट्री ओपन होने के समय में कितना लोगों को नौकरी होंगे, वहाँ 50% होंगे, 40% होंगे, 30% होंगे। 30% को निकालेंगे हैं और 50% निकालें, किसको मालूम नहीं। ये नौकरी से जो लोग निकालेंगे, इस तरह का लोगों को अभी काम करना है तो इज्जत के साथ काम करना। ये इंडस्ट्री में हम बॉस है, हम ओनर है, हम किसी का नौकर नहीं है। अभी हमारा दिमाग में एक ही क्या नेगेटिव है, ये बेचना नहीं। ये बेचने को सोचकर बैठे तो सोचने से वो मर जाएंगे। बिकॉज सोच कर ये ये कैसे सिस्टम से जोड़े तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली चलेंगे। ये तो नेटवर्क मार्केटिंग कंज्यूमर पावर है, पावर ऑफ कंजम्पशन है, उपभोक्ता का ताकत है। हम सभी ऑनरेबल कंज्यूमर है डीएक्सएन का। कोई भी कंपनी में लोग जो जोड़ते हैं प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, प्रोडक्ट को रिटेल करना मार्केट में, वो ये तो हमारा इंडस्ट्री है। हमके अभी बाटा ने जूते के व्यापार बताए, बाटा इतना बड़ा कंपनी होता है बाटा ने जूते बेचते हैं, इतना बड़ा कंपनी, वो कभी सोचता है मैं जूते बेचता हूँ? वो तो बिजनेस है। टाटा ने नमक बेचता है, टाटा नमक बेचे तो, बाटा जूते बेचे तो, हम गैनाडर्मा बेच सकते हैं इज्जत के साथ। इसीलिए आप उसको दिमाग में नहीं, इतना अच्छा प्रोडक्ट गैनाडर्मा लाइफ सेविंग है। आपको खून की कमियां, कुपोषण को दूर करने के लिए, रोगों को रोकने के लिए बहुत इज्जत के साथ हम काम करेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा आएंगे। तो बहुत जल्दी से जल्दी प्रवीण जी के पीछे से पीछे श्रवण एम्बेसडर बनो। भगवान ने आपको वो शक्ति दे। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गो श्रवण एम्बेसडर।